जैसे कि समझो कि अगर मैं अभी सेल्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेल्स करते टाइम पे कोई गुड्स बिकेंगे, कोई गुड्स नहीं बिकेंगे, ठीक है। अभी कोई मल्टीपल टाइप के अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से कस्टमर आते हैं। कोई गुड्स पर्टिकुलर किसी टाइप के कस्टमर को पसंद आ रहा है, कोई गुड्स किसी पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर को पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर में, सबका कोई ना कोई मीनिंग होगा, सबकी कोई ना कोई एक डेटा जनरेट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बेच रहा हूँ, तो कितने गुड्स जो मैंने बेचा उनका कितने का कैश कलेक्शन हो गया, कितना जो गुड्स बिका है वो क्रेडिट में बिका हुआ है, ठीक है। और क्रेडिट में बिका हुआ है तो किन लोगों से मैंने वसूली कर लिया है, कौन मेरे डिटेल्स है, उन लोग से मैंने वसूली कर लिया है, किन से मुझे वसूली करनी की है, होता है। मतलब ये सब ट्रांजेक्शन होती है हर बिजनेस के अंदर में। सिमिलरली अगर मेरा रॉन्ग मतलब कि मैं बेचते जा रहा हूँ, तो मुझे वापस से स्टॉक को भरना भी पड़ेगा मेरे बिजनेस के अंदर में। तो अभी कौन से स्टॉक को वापस मैं भरूँ, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आ सकती है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ सकती है। और अगर डिमांड मेरे को परचेज करना है, मेरे को स्टॉक को भरना है वापस, तो कौन से वेंडर से परचेज करूँ, कहाँ से कम रेट में परचेज मैं कर सकता हूँ। और अगर मैंने कोई वेंडर फाइनल कर लिया, तो वो गुड्स को मैं जल्दी से जल्दी अपनी दुकान में कैसे बुला सकता हूँ कम से कम कॉस्ट में, वो लॉजिस्टिक्स को मैं सेट करूँ। सिमिलरली अगर मैं अपने कस्टमर्स को होम डिलीवरी देता हूँ, तो जो सेल्स हो रही है उनके घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। सिमिलरली जो लोग मेरी दुकान में काम करते हैं, ठीक है, जो मतलब कि इम्प्लॉयज हो जो जो लोग बेसिकली काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी गई कि नहीं गई, कौन लोग कितने दिन दुकान पे आए, कितने दिन छुट्टी मारे, ठीक है, कितने घंटे उन लोगों ने दुकान में काम किया, कैसा वो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक्टिविटी के अंदर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, कोई ना कोई डेटा जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ नहीं। हाँ भैया। तो मतलब कि कोई भी अगर बिजनेस है, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ये सोचना पड़ेगा कि हर बिजनेस के अंदर में मल्टीपल टाइप की एक्टिविटीज होती है, ठीक है। हर बिजनेस को कुछ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो वो एक्टिविटीज करने के बाद में हर ट्रांजेक्शन के बाद कुछ ना कुछ डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा जनरेट हो रहा है, अभी जो ओनर है बिजनेस का, वो सारे डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन ले रहा है कि आगे उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि समझो कि कोई दो चार आइटम स्टॉक आउट हो गए हैं, ठीक है, तब उसको सोचना है, उसको फाइनलाइज करना है कि मैं कौन से गुड्स को वापस से बुलाऊं, मतलब कि स्टॉक रिफिल करूं, कौन से गुड्स की रिफिल नहीं करूं, कौन से गुड्स को कितना मतलब बुलाओ, किसको नहीं बुलाऊं, ये सोचना पड़ेगा। तो वो कैसे सोचेगा, डिमांड के बेसिस पे, कि भाई जो गुड्स बिक रहे हैं, कौन से गुड्स की डिमांड ज्यादा है, कौन से गुड्स की डिमांड कम है, कौन से गुड्स को बेचने के लिए ज्यादा मुझे कोशिश करनी पड़ी। हाँ नहीं। सिमिलरली भी साथ साथ में मार्केटिंग भी कर रहा हूँ बिजनेसमैन, तो मार्केटिंग कर रहा है तो कौन से अलग अलग चैनल से मार्केटिंग करूँ, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दूँ, या फिर बोर्ड लगा दूँ, या फिर इंस्टाग्राम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके मार्केटिंग कर रहा हूँ, कैसे मार्केटिंग करूँ। अगर मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मार्केटिंग का कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हर बिजनेस के अंदर में रोज मुझे 100 अलग डिसीजन लेना पड़ता है। 100 डिसीजन लेने के लिए मेरे पास बेसिकली बहुत सारी यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, डेटा अवेलेबल रहता है। उसको प्रोसेस करके जो बिजनेस का ओनर है वो डिसीजन लेता है, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है बिजनेस की। हाँ नहीं। हाँ नहीं है, सुनना मुझे यहाँ तक। बेसिकली क्या हो रहा है, भाई छोटे से बिजनेस चलाने को मेरे को इतने सारे डिसीजन लेना पड़ता है। तुम अज्यूम करो कि समझो एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, अब उसकी 10 अलग अलग फैक्ट्री हैं, उसकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है, दिन के मतलब समझो 100 200 हजार ऑर्डर हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो यहाँ पे तो अभी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही होगी। कि यहाँ पे अब जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को मैं मैनेज नहीं करूँ, जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का सीईओ है, ठीक है, जो मतलब कि बेसिकली पूरे बिजनेस को चला रहा है, अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन को मैनेज नहीं करे, ठीक है, तो क्या वो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा क्या, बिजनेस के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका। नहीं। बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो ओनर है बिजनेस का, जो अगर मेरा स्केल ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बिजनेस का साइज मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरी भी 10 फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, और जो सारी फैक्ट्रियां हैं देश भर में अलग अलग लोकेशन में स्टेब्लिश हो रखी है। सिमिलरली अभी फैक्ट्रीज तो है, फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है, मतलब कि बेसिकली उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट है कि नहीं, है कि नहीं है, कौन से वेंडर के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे अभी अलग अलग लेवल पे मुझे बहुत सारे डिसीजन लेने की जरूरत है। क्या यहाँ पे कोई एक बंदा ये सारे डिसीजन ले सकता है क्या, अगर इतने स्केल में बिजनेस है मेरा तो। नहीं। यहाँ पे जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो लेवल ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है हर ट्रांजेक्शन के बाद में, बहुत ज्यादा वास्ट है।
तो यहाँ पे कोई चंद लोग या फिर कुछ गिनती के लोग वो डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं क्या? नहीं प्रोसेस कर सकते। या फिर कोई उनको वो डेटा को याद करके रख सकता है क्या? जैसे कि समझो अगर मैं दिन की 500 सेल हो रही है, 500 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन हो रही है बेचने के सिर्फ, तो क्या मुझे एक-एक ट्रांज़ैक्शन दिमाग में याद रहेंगी क्या कि मैंने किसको कौन-सा गुड्स बेचा, ठीक है? कितने रेट में बेचा, ठीक है? फिर उससे पैसे मैंने कलेक्ट किया कि नहीं कलेक्ट किया? क्या ये मेरे को मैनुअली याद रह सकता है क्या? ये जो इन्फॉर्मेशन अभी जनरेट हुई है, जो मैनेज इन डेटा जनरेट हुआ, बेसिकली मुझे इसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज नहीं करूँगा मैं, तो मेरा पूरा बिज़नेस कोलैप्स नहीं हो जाएगा? हाँ, नहीं? तो बेसिकली ये जो डेटा जनरेट हो रहा है लार्ज स्केल में मेरे बिज़नेस के अंदर में, इसको मैनेज करने के लिए मुझे एक सिस्टम लगता है, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर लगता है, जो अलग-अलग लेवल्स के अंदर में डेटा को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। बेसिकली अगर कोई भी बिज़नेस को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट मतलब कि ऑप्टिमम डिसीजन लेना पड़ेगा जो बिज़नेस के लिए सही हो। और वो करेक्ट डिसीजन कब ले पाएगा? जब मेरे बिज़नेस के अंदर अलग-अलग चीज़ें जितनी भी हो रही है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, उसको प्रोसेस मैं करूँ, ठीक है? प्रोसेस करके करेक्ट क्या डिसीजन है, जब मैं उसको ले पाऊँगा तभी मतलब कि मेरा बिज़नेस प्रॉस्पर करेगा, नहीं तो कर पाएगा क्या प्रॉस्पर? नहीं कर पाएगा। अभी डिसीजन लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारे डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा डेटा इतनी ज़्यादा स्केल में है, ठीक है? इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या कुछ गिनने-चुने मतलब 5-6 लोग, 10 लोग उसको मैनेज कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैन्युअली डेटा को मैनेज नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या लगता है? एक सॉफ्टवेयर मुझे लगता है, एक सिस्टम मुझे लगता है, ठीक है? तो अब वो सिस्टम को क्या बोलता हूँ मैं? ईआरपी, ठीक है? ये एक बैकग्राउंड था कि ईआरपी होता क्या है मतलब कि बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अंदर में मेरे बिजनेस को ओवरऑल जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है अलग अलग लेवल्स के अंदर में अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर में सब उसके अंदर फीड रहेगा डेटा उसको मैं प्रोसेस करूंगा और प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने में मुझे वो हेल्प करेगा ठीक है अब इसको अपन बिट्स एंड पीसेस में समझने का ट्राई करेंगे बुक से रीड करते हुए ठीक है एक ओवरऑल मुझे कंसेप्ट तुमको बताना था कि ईआरपी क्यों रिक्वायर्ड है एक छोटा बिजनेस चलाने के लिए तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे तो मेरे ऑपरेशन सिर्फ एक ही जगह पे स्टेब्लिश है ठीक है एक नॉर्मल सा शॉप है मेरा ठीक है वहां पे लिमिटेड मेरे स्टॉक के आइटम्स है जो मैं गुड्स को बेचता हूँ ठीक है लिमिटेड मेरे कस्टमर है ठीक है लिमिटेड मेरे पास फंड है लिमिटेड लोग मेरे अंडर में काम करते हैं तो उनको मैं मैनुअली मैनेज कर सकता हूँ लेकिन जैसे यहाँ पे मेरा स्केल बड़ा होते जाता है स्केल जैसे ही बड़ा होगा इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा जनरेट होगी अब इन्फॉर्मेशन जैसे ही ज्यादा जनरेट होगी उसको प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होगी तो उसको मैं मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकता और अगर मैं अपने इन्फॉर्म जो डेटा है मैं उसको अगर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं करेक्ट डिसीजन ले पाऊंगा क्या नहीं ले पाऊंगा समझो कि अभी मेरे पास भी मेरे सामने 5 लोग बैठे थे ठीक है मुझे 5 लोगों को काम पे लगाना है ठीक है तो 5 अभी मेरी समझो एक दुकान है तो मैं 5 लोगों को तो आराम से मतलब कि एलोकेट कर सकता हूँ अलग अलग काम काम में लेकिन समझो मेरे पास अभी सामने 50 लोग बैठे हुए ठीक है तो मेरी एक शॉप मैं 50 लोगों को मैं कौन से अलग अलग काम पे लगाऊं 50 लोगों को मुझे सबसे मैनेज भी करना पड़ेगा कि कौन क्या काम कर रहा है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और यहाँ पे मैं अगर अकेला बंदा बैठा हूँ तो कर सकता हूँ क्या चीज को मैं नहीं कर सकता तो बेसिकली एक सिस्टम चाहिए जो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके सो दैट कि मैं जो करेक्ट डिसीजन जो मेरे को लेना है वो मैं करेक्ट डिसीजन ले सकूं अगर कोई बिजनेस जो डे टू डे बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है अगर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो वो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि उसके जो डिसीजन होने वाले हैं वही करेक्ट नहीं होने वाले ठीक है तो अब इससे कि बचने के लिए इससे आगे बढ़ने के लिए जो चीज मैं यूज करता हूँ एक सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ ईआरपी ठीक है तो अभी एक बार अपन बुक से रीड करते हैं ठीक है रीड करते करते समझेंगे एक बार ओवरऑल तुमको कंसेप्ट समझ में आया हाँ नहीं थोड़ा कुछ हम सब दो अगर समझा तो ठीक है चल तो अभी देखो ये जो चैप्टर है ना अपना लास्ट चैप्टर जैसा मतलब एकदम टेक्निकल नहीं बोलूंगा लेकिन जो इसके अंदर अभी सॉफ्टवेयर अपन देखने वाले हैं बेसिकली अगर तुम बिजनेस से उसको कनेक्ट करोगे ना तो तुम आसानी से सब कुछ समझ जाओगे यहाँ पे जितनी भी चीज अपन पढ़ने वाली है ना सब कुछ बिजनेस से कोरिलेटेड है मेरे ठीक है जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ जो मेरा धंधा बेसिकली उससे मैं कोरिलेट करूंगा तुम अगर तुम लोग तो तुम उसको समझ जाओगे कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे से ठीक है ये अपना चैप्टर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग 6 चैप्टर इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ठीक है इंट्रोडक्शन in today's competitive world one has to manage the future of an enterprise more cleverly managing the future means managing the information जैसे तुमको मैंने बताया
अभी यहाँ पर कंटिन्यूअसली मतलब जैसे अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अभी अगर मेरे को अपने बिजनेस को गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे जो डिसीजन मतलब कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है बहुत ज्यादा। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए यहाँ पे 5-6 अलग अलग वेंडर्स अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा तो किसी की मोनोपोली तो नहीं है कोई प्रोडक्ट के अंदर में। लिमिटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिसमें कोई मोनोपोली होगी। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में बैठे हुए हैं जो कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करता हूँ। जैसे कि समझो अभी गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकलना हो, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मेरा जो बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का टेंडर निकलने वाला है या फिर यहाँ से बिजनेस आ सकता है, तो क्या वो मतलब उस अपॉर्चुनिटी को केटर कर सकता है क्या? नहीं केटर कर सकता। जब तक उसको पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई यहाँ पे बिजनेस, इस जगह से मुझे बिजनेस मिल सकता है, क्या वो अपॉर्चुनिटी को केटर कर सकता है, उसको ग्रास्प कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पे अभी मेरे बिजनेस के अंदर में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। अगर यहाँ पे बिजनेसमैन अवेयर ही नहीं है कि मेरे बिजनेस में कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। समझो अगर अभी मेरे पास मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है, वहां पे मैं गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस करे जा रहा हूँ, प्रोड्यूस करे जा रहा हूँ, प्रोड्यूस करे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका आता पता नहीं कि जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं है, वो बिक भी रहा है कि नहीं रहा है। मैं बस बनाया जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने गुड्स को बनाते जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन को तो यूटिलाइज ही नहीं किया कि ये जो गुड्स है इसकी सेल कितनी हो रही है। अगर मैंने इसको अनदेखा कर दिया और नॉर्मल बस मैं प्रोडक्शन करते जा रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, एक दिन क्या होगा कि बिजनेस क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि वो लॉसेस में जाते जा रहा है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है वो तो बिक ही नहीं रहा है, मार्केट की डिमांड ही कुछ और है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा बिजनेसमैन को, जो डिमांड है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करके अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ले जाना पड़ेगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा, तो एक दिन क्या होगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पे वो सेम सेम चीज बोला है। मैनेजिंग द फ्यूचर मीन्स मैनेजिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसको अगर सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड के अंदर में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो हर जगह इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसके बिजनेस के अंदर में, सिमिलरली ये तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगी, सिमिलरली बाहर में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, एक्सटर्नली क्या हो रहा है, तो उसको उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने अंदर में, अपने बिजनेस के अंदर में क्या चेंजेस ला सकता है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके वो सर्वाइव कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। समझो कि अभी देखो, एक बिजनेसमैन था, ठीक है, अभी हर जगह यूपीआई चलता है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा है कि नहीं भाई मैं तो कैश में ही काम करूंगा, ठीक है, मैं यूपीआई यूपीआई पे कुछ बिलीव नहीं करता। अभी वहां पे अभी कोई भी कस्टमर आएगा, अभी जितने भी लोग हैं सब लोग अकस्टम्ड है कि सबसे पहले तो यूपीआई यूज करते हैं वो लोग। अभी वहां पे उसको यूपीआई का किसी को स्कैनर मिलेगा, ठीक है, अभी वो बोलेगा कि हम यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। तो जनरली यूपीआई की वजह से क्या आदत लगी है लोगों को कि हाँ कैश ले जाने की जरूरत क्या है, यूपीआई तो है, अपन फोन तो है, पेमेंट कर देंगे कहीं ना कहीं पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी जब यहाँ पे कस्टमर आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिससेटिस्फाइड होगा कि भाई अब मैं यहाँ पे पेमेंट ही नहीं कर सकता, मैं तो कैश लेके आया ही नहीं, ठीक है। अभी तब समझो उन्होंने कुछ जुगाड़ कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब वो जाने, अब उसको सिंगल्स खरीदना हुआ, तो वो सोचेगा ना कि भाई यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मेरे को कैश ले जाना पड़ेगा अलग से, अभी मैं और के जाऊंगा तो इजीली मैं अपना यूपीआई यूज करके पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो चेंजिंग इन्वायरमेंट था, मार्केट में जो न्यू चीज आई थी, जो न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई थी, उसको बिजनेसमैन ने अनदेखा कर दिया, ठीक है, उसको ने मतलब कि डिसीजन मेकिंग अपने करेक्ट वे में नहीं लिया, ठीक है, वो उसको रेजिस्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली उसकी सेल कम होगी, एक दिन क्या होगा, बेसिकली उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, मार्केट में जो चीजें चल रही है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उस चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, तो बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, जो अभी इंटरनली इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, सिमिलरली एक्सटर्नली जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसको प्रोसेस करके, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। तभी वो सर्वाइव कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कुछ समझा? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कुछ डाउट रहे तो पूछ लेना। क्या हुआ, कोई बोला किसी ने कुछ? चलो चलते हैं। A large enterprise may generate huge amount of data such as financial data, customer details, purchase details, employee data, etc. Only the organization that makes the best possible use of this information can succeed. In this age of information explosion, it is very difficult to manage these huge information by people alone. ठीक है, जैसे तुमको मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो यहाँ पे अभी
अभी एक बिजनेस का नाम देते हैं XYZ इंडस्ट्रीज, जो मैं बोला था उसको मैं एक बार लिख के ठीक है। अभी इसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। अभी इसकी 3 फैक्ट्रीज है। ठीक है, समझो अपन एक डाल देता नागपुर में, एक समझो मुंबई में, एक समझो दिल्ली में। अभी नागपुर वाली जो फैक्ट्री है ना, छोटी है, तो यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, 200 पीपल। मुंबई वाली फैक्ट्री बड़ी है, यहाँ पे काम करते हैं 1000 पीपल। और दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ पे अभी काम करते हैं 1500 पीपल। ठीक है। फिर डेली बेसिस पे इसके 150 ऑर्डर्स बुक होते हैं। ठीक है, डेली 150 ऑर्डर्स बुक होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको बनाने के, कोई भी प्रोडक्शन इसको करना है, तो उसके लिए उसको 20 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने एक नॉर्मल से एक बड़ी सी थोड़ी सी इंडस्ट्री बनाई, एक मीडियम साइज की इंडस्ट्री है, यहाँ पे बनाने का ट्राई किया। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके 3 प्लांट है, 3 अलग अलग सिटी में। अब यहाँ पे टोटल अगर मैं देखूँ तो कितने लोग काम करते हैं, अराउंड 2700 लोग काम करते हैं। ठीक है। इन सारे लोगों का डेटा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे 3 मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, तो तीनों जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनका जो मेंटेनेंस वाली चीज हो गई, ठीक है, कि मशीन अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वहां पे सब सेफ्टी वेफ्टी की सब ठीक है कि नहीं है, वहां पे कोई पॉल्यूशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ये सब मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम, ये तो एक नॉर्मल सा काम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे डेली 150 ऑर्डर्स जाते हैं कंपनी के। ठीक है। अभी 150 ऑर्डर्स जाते हैं अगर, तो मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पे मिनिमम अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 20 कस्टमर्स है, 20 कस्टमर्स के 150 ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, डेली 20 कस्टमर्स, 150 ऑर्डर्स। तो अभी यहाँ पे कौन से कस्टमर का कितना बैलेंस है, वो मैनेज करना पड़ेगा। कौन से कस्टमर ने कैश में पेमेंट किया, कौन से का क्रेडिट में है, ये मैनेज करना पड़ेगा, ये मुझे याद रखना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 20 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लगते हैं मेरे प्रोडक्शन करने के लिए, 20 अलग अलग रॉ मटेरियल मुझे लगते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अभी यहाँ पे ये रॉ मटेरियल मुझे प्रोडक्शन करने के लिए क्रूशियल है, तो कौन से रॉ मटेरियल का स्टॉक कम है, कौन से रॉ मटेरियल का स्टॉक कम ज्यादा है। ठीक है। अभी ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, कौन से वेंडर से आ रहे हैं, मुझे ये भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। कम हो रहा है तो मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, ज्यादा हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा मतलब कि ठीक है, मेरे पास ज्यादा अभी नेक्स्ट टाइम कब परचेस करना है, मुझे वो देखना पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी तो नहीं आ रही, उसको खपाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल से ऑपरेशन में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे कितने सारे अलग अलग जगह पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर एक जगह भी कोई परेशानी आ जाए, तो उसका रिपल इफेक्ट क्या होगा, पूरे बिजनेस के ऊपर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहाँ पे 20 जो मेरे रॉ मटेरियल्स थे, उसमें से 2 रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी। ठीक है। अब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो मेरे प्रोडक्शन में परेशानी आएगी। यहाँ पे लोग मेरे बैठे हुए हैं, फिर भी मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। सिमिलरली समझो मैं रॉ मटेरियल बरोबर चल रहे हैं, अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो मेरे लोग हैं, वहां पे वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, कुछ मतलब कि वो लोग खुश नहीं थे कोई चीज से, मैनेजमेंट ने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे लोग स्ट्राइक पे चले गए। तो मेरा रॉ मटेरियल यहाँ पे पाइलअप हो रखा है, मेरे ऑर्डर यहाँ पे पाइलअप हो रखे हैं, और मैं यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक परेशानी ऐसा भी, तो एक चीज से मल्टीपल रिपल इफेक्ट। सिमिलरली समझो यहाँ पे ऑर्डर है मेरे, मैंने किसी को अभी ऑर्डर मुझे मतलब कि मैंने किसी को गुड्स भेज दिया, क्रेडिट पे भेजा गुड्स। ठीक है, अभी क्रेडिट पे भेजा तो क्या करेगा, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिया समझो। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया, मतलब कि 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, उन्होंने मुझे पेमेंट ही नहीं किया। अगर वो मुझे पेमेंट ही नहीं करेगा, तो मैं वापस से रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाऊंगा। रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाऊंगा तो मैं यहाँ पे ना प्रोडक्शन कर पाऊंगा, ना अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर पाऊंगा। और यहाँ पे जो मेरा कस्टमर था, वो बहुत बड़ा कस्टमर था मेरा, तो यहाँ पे उन्होंने मेरा फंड को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती, कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन को अगर मैं अनदेखा कर दूं या उसको एनालिसिस नहीं करूं, तो पूरे प्लांट के मतलब मेरे पूरे बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। हाँ नहीं। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल था अभी अपने जो बुक में था, क्या लिखा है कि कोई भी अगर एक लार्ज एंटरप्राइज है, थोड़ी सी अगर मीडियम साइज की अगर एंटरप्राइज लूंगा, तो वहां पे बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा जनरेट होता है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, परचेज मतलब कि मैं रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज कर रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयज का डेटा जनरेट जनरेट होता है। अभी अगर इनको मैं अच्छे से बेस्ट पॉसिबल यूज में प्रोसेस नहीं करूंगा, तो क्या होगा इससे, बेसिकली मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो इसको, अब ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है,
इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए सिर्फ लोग नहीं होंगे, लोगों से काम नहीं चलने वाला है। मुझे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसमें लगाना पड़ेगा, कोई सिस्टम्स उसके अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर उसके अंदर लगाना पड़ेगा जो ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सके। मैन्युअली ये इन्फॉर्मेशन को मैं मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and its related technologies can be used for planning and organizing resources and information of an enterprise। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बिजनेस क्या कर सकता है, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है, प्लान करके कि कौन से रॉ मटेरियल को कब परचेज करना है, ठीक है, कितना स्टॉक मेंटेन करना है, कौन से गुड्स का कब प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कितने लोगों को कब छुट्टी देना है, कौन से ऑर्डर को कैसे डिस्पैच करना है, कौन से ऑर्डर को पहले फुलफिल करना है। तो प्लानिंग करके, सिमिलरली जो मेरे पूरे रिसोर्सेज है अलग अलग लेवल पे जो मेरे बिजनेस के अंदर, उन सबको ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर वे से प्लान करके मैं क्या करूंगा, अपने इन्फॉर्मेशन अपनी एंटरप्राइज को चलाऊंगा। कैसे? आईटी को यूज करके, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, और उसके साथ की जो टेक्नोलॉजीज। तो अभी कंपनीज क्या करती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग टुवर्ड्स ईआरपी पैकेज। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है? ईआरपी। ईआरपी नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, ठीक है, एज अ सॉल्यूशन टू देयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ईआरपी का क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार दिमाग में कुछ आया, समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? क्या होता है ईआरपी, उसको अपन डिटेल में जाएंगे अंदर। नितिन नहीं समझा? भैया गलती से। अच्छा, गलती से हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़ू मैं, कि मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए मुझे क्या करे लगेगा, जो भी बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको इफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। और अभी जो सिर्फ लोग बैठ के उसको मैनेज नहीं कर सकते, मैनुअली उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जो प्रोसेसेस है उसके अंदर में कुछ सिस्टम्स लगाने पड़ेगी, कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ेगा, जिसको यूज करके मैं इजीली वो इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, और इफेक्टिवली यूज कर सकता हूँ। तो अभी कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे लगाना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को अपन क्या बोलते हैं, ईआरपी, ठीक है। अब यहाँ पे देख, अब ईआरपी, अब ईआरपी तीन चीजों से बना हुआ है। एक क्या लिखा है, एंटरप्राइज, सेकंड क्या है, रिसोर्स, और थर्ड क्या है, प्लानिंग। तीनों वर्ड को जब जोड़ता हूँ मैं तब ईआरपी बनता है। तो अब यहाँ पे तीनों वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले आते हैं एंटरप्राइज पे। व्हाट इज एन एंटरप्राइज? एंटरप्राइज मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या, एंटरप्राइज मतलब क्या, एंटरप्राइज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। मतलब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज को बोलूंगा, सिर्फ यहाँ पे एक मैं कंपनी क्रिएट कर दूंगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएंगे। उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और जो भी अलग अलग वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, लोगों के साथ में जो भी अलग अलग मैं रिसोर्सेज यूज करो, चाहे मनी हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स हो गए, कोई भी जो रिसोर्सेज मैं यूज कर रहा हूँ, जब सब लोग साथ में काम करेंगे और कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना मेरा पर्पस होगा, या फिर कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना मेरा पर्पस होगा, जो भी मेरा पर्पस होगा, जो भी मेरा एंड गोल होगा, जब उस गोल को फुलफिल करने के लिए लोग, पीपल, और बाकी जितने भी रिसोर्सेज है, सिर्फ लोगों से काम नहीं चलेगा, लोगों के साथ में अलग अलग रिसोर्सेज, जैसे समझो कि मेरे पास लोग तो आ गए लेकिन पैसा ही नहीं है, तो लोग मेरे साथ रहेंगे क्या, लोग भी चले जाएंगे। समझो मेरे पास सिर्फ पैसा है लेकिन लोग आने को तैयार ही नहीं है, तो पैसे को मैं चाटूंगा क्या, नहीं, कुछ काम का ही नहीं है पैसा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों के साथ में, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, मेरे जो बाकी रिसोर्सेज है, मनी, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी बाकी चीजें होती है, वो सब रिसोर्सेज को जब मैं साथ में, इन सबको जब साथ में मैं कंज्यूम करूंगा, सब जब सब साथ में काम करेंगे, वो एक पर्टिकुलर गोल के लिए, एक पर्टिकुलर एंड मोटिव के लिए, एक पर्पस के लिए, तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, उन सबको कलेक्टिवली मैं क्या बोलूंगा, एक एंटरप्राइज। तो एक एंटरप्राइज मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, विद अदर रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मैं क्या बोलूंगा, एंटरप्राइज, ठीक है। एंटरप्राइज का मतलब समझ में आया, ठीक है। जैसे कि समझो तुम्हारी दुकान है, ठीक है, तो यहाँ पे भी दुकान, मैंने सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, दुकान खोल दिया, लेकिन उसके अंदर में अगर बैठने के लिए लोग नहीं है, अंदर बेचने के लिए कोई मटेरियल्स ही नहीं है, फर्नीचर ही नहीं है, तो वो दुकान को मैं कोई बिजनेस बोलूंगा, एंटरप्राइज बोलूंगा क्या, नहीं, वो कुछ काम की नहीं है। उसकी समझो कि मेरे पास अभी लोग है, मटेरियल है, लेकिन बेचने के लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ पे, रोड पे तो बेच सकता नहीं, तो मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस लगेगी। तो यहाँ पर जब सारे रिसोर्सेस को, और मेरे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, उन सबको जब मैं साथ में जोड़ता हूँ,
और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सिर्फ कोई ऐसे नॉर्मली वो लोग नहीं, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो साथ में आना चाहिए। तब जब वो साथ में आते हैं तब उसको मैं बोलता हूँ एंटरप्राइज। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एन एंटरप्राइज एक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन इट। जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे जो मेरा बिजनेस था, ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिंगल एंटिटी। ठीक है, एंटिटी एंटरप्राइज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंटिटी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटी हुई होगी। समझो कि सेल्स हो गया, जो जिनका काम बेचने का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, समझो पीपल मैनेजमेंट, ठीक है, समझो लॉजिस्टिक्स, कि रॉ मटेरियल को लेके आने का, गुड्स को बेच रहे हैं तो उनको वहाँ, गुड्स को बेच रहे हैं तो उनको कस्टमर तक पहुंचाने का, पूरा फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करने का, पैसे को मैनेज करने का, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली। ठीक है, और क्या हो सकता है, समझो यहाँ पे आ, एक स्ट्रेटेजी, मतलब कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मतलब कि ओवरऑल बिजनेस को किस स्ट्रेटेजी में मतलब आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मेरा जो बिजनेस है वो डिवाइड हो जाता है। ये एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन इसके अंदर में सेपरेट अलग अलग यूनिट्स काम कर रही है, जिनका स्पेसिफिक उसका पर्पज है। कि परचेज मतलब क्या, परचेज का काम है कि जो रॉ मटेरियल वो परचेज कर रहा है सबसे अच्छी क्वालिटी का हो और कम से कम दाम में वो परचेज करे। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है, कि जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, उसके हिसाब से वो उसको मैन्युफैक्चर करे। सेल्स का काम क्या है, कि गुड्स को ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बेचे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को गुड्स को बेचे, उनको फुलफिल करे। ठीक है, कस्टमर को नाराज नहीं होना चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके वो लोग। मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली उनके साथ में वो कलेक्टिवली काम कर सके। पीपल मैनेजमेंट मतलब क्या, हर जगह जहाँ पे भी लोग लग रहे हैं, वो लोग रिक्वायरमेंट, वो जहाँ पे भी जरूरत है, जो सफिशिएंट नंबर पे लोग अवेलेबल हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग कम नहीं होना चाहिए, परचेज में अगर बैठना है तो उनको लोग कम नहीं होना चाहिए, सेल्स करने के लिए लोग कम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लॉजिस्टिक्स मतलब क्या, जल्द से जल्द मैं जो रॉ मटेरियल मेरा है प्लांट तक मेरे पहुंचाऊं। सिमिलरली सेल्स कर रहा हूं मैं, तो गुड्स जल्द से जल्द कस्टमर तक पहुंचे, सेफ कंडीशन में पहुंचे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी में पहुंचे, बीच में उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे भी पैसा की रिक्वायरमेंट हो रही है, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो रही है उसको मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ। सिमिलरली कलेक्शन, जो सेल्स करके जो पैसा कलेक्ट हो रहा है उसको इफिशिएंटली मैं मैनेज करूँ, जहां पे भी इन्वेस्ट मुझे करने की रिक्वायरमेंट है वहां पे मैं इन्वेस्ट करूँ। सिमिलरली स्ट्रेटेजी, ओवरऑल बिजनेस को एक दिशा दिखाऊं, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है सबका खुद का तो एक स्पेसिफिक रोल था। स्ट्रेटेजी का क्या, एक स्पेसिफिक, मतलब कि पूरी कंपनी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाऊं। अब इन सबको जब मैं कलेक्टिवली देखूंगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का एक मोटिव रहेगा, एक पर्पस रहेगा। समझो कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये मेरा मेन पर्पस है, मेरा मेन गोल है। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस चीज की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने फंक्शन को वो लोग अच्छे से परफॉर्म करके इस चीज की तरफ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलर कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने गोल्स में फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो मेरी कंपनी का जो मेन पर्पज है, जो मेरा मेन गोल है, वो फुलफिल नहीं होगा। हाँ नहीं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एन एंटिटी एक्स अ सिंगल एन एंटरप्राइज एक्स अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, लेकिन उस एंटिटी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिवाइड हो रहते हैं, अलग अलग अपने ऑपरेशन, अपने काम के हिसाब से। एन एंटरप्राइज में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन सच एज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, प्लानिंग, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ईच डिपार्टमेंट विल हैव देयर ओन ड्यूटी, जैसे मैं तुमको बताया सबका अपना अपना खुद का काम है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर वर्किंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव विच इज सेट फॉर द एंटरप्राइज। यहाँ पे जो वो गोल अपना फुलफिल करेंगे, ठीक है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, जो बिजनेस का जो मेन गोल है उसके ऊपर में उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर वो अपने गोल में फुलफिल नहीं होगे तो यहाँ पे मेरा जो मेन गोल है वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है अपनी ड्यूटीज और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इफिशियंटली परफॉर्म करके बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस का गोल है उसको फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक समझा, किसी को वो डाउट?
सिंपल था यहाँ तक। तो इंटरप्राइज मतलब क्या? ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल विथ अदर रिसोर्सेज, सब लोग वो साथ में काम कर रहे हैं किस चीज के लिए? एक कॉमन गोल के लिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ? इंटरप्राइज। ठीक है, इंटरप्राइज का एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। सारे डिपार्टमेंट के खुद के ड्यूटीज है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। क्यों फुलफिल करना है? जब वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे, तो जो मेरा बिजनेस का, जो मेरे एंटिटी का, जो मेरे एंटरप्राइज का जो ओवरऑल गोल है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये हो गया एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज की बात, अपना सेकेंड वर्ड क्या था? रिसोर्स। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या है? रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? there are different kind of resources in an enterprise like men, material, money and machine। लोग बनाने के लिए मटेरियल, पैसा, और किसमें बनाएंगे? मशीन लगेगी। ठीक है, तो ये फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मेरे बिजनेस में मुझे लगते हैं, जिनको यूज करके, ठीक है, जिनको मैं एफिशिएंटली मैनेज करके क्या कर रहा हूँ? अपने एंटरप्राइज को रन कर रहा हूँ और उसको बेसिकली प्रॉफिटेबल ग्रोथ ग्रोथ के पाथ में लेके जा रहा हूँ। तो हर बिजनेस के अंदर में चार यहाँ पे रिसोर्सेज हो गए। क्या? मैन, मटेरियल, मनी और मशीन। Information systems can be designed for various departments of an enterprise so that accurate and timely data can be provided to the concerned persons। अब इसका मतलब क्या? अभी देखो, जैसे यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल दिया था एक बिजनेस का, तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सबके खुद के कुछ ना कुछ काम है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है, परचेज का रॉ मटेरियल परचेज करने का काम है, सेल्स का गुड्स बेचने का काम है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट क्या अकेले काम कर सकता है क्या? क्या वो खुद साइलो में काम कर सकता है क्या? हाँ नहीं। यहाँ पे जितने भी अभी डिपार्टमेंट्स है, क्या वो अकेले काम कर सकते हैं कि उनको सबके साथ में मिलके काम करना पड़ेगा? सबके साथ मिलके। जैसे यहाँ पे देखो, अभी जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्या मैन्युफैक्चर करना है वो खुद से अपने मन से बना सकता है क्या? नहीं। जो गुड्स की डिमांड आ रही है मार्केट से, सेल्स जिसकी बताएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके हिसाब से वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी। करेक्ट। तो मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा। तो परचेज के अपने मन से कुछ भी चीज को खरीद लेगा क्या? नहीं। जो भी गुड्स मुझे बनाना है उसके हिसाब से जो भी मुझे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल होगा उसी को परचेज किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अभी सेल्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, परचेज हो गया, इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कुछ मिनिमम लोग लगेंगे। ठीक है, गुड्स को बेचने के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो अभी वहां पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोग चाहिए वो प्रोवाइड कौन करेगा? पीपल मैनेजमेंट, यहाँ पे मतलब उसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं अपन। इसको क्या बोलते हैं? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, पढ़ेंगे अपन। एचआर डिपार्टमेंट लगेगा। समझो मैंने गुड्स बना दिया, लेकिन अगर कस्टमर तक वो गुड्स पहुंचेंगे ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगी, तो कुछ काम का है क्या? तो लॉजिस्टिक्स यहाँ पे, एंड जो कस्टमर है, कस्टमर का जो डेटा रहेगा, कस्टमर के डिटेल्स के बेसिस पे जो गुड्स बने हैं उनको कस्टमर तक लेके जाएगा। सिमिलरली गुड्स इफिशिएंटली बनते रहे, मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूसली चलते रहे, उसके लिए टाइम पे रॉ मटेरियल मेरे प्लांट के अंदर आना भी चाहिए। तो आएगा कैसे? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को टाइम पे उसको लेके भी आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कहीं पर भी पैसे का फ्लो रुका, तो सारे डिपार्टमेंट अपना काम बंद हो जाएगा। जहाँ पे भी मुझे पेमेंट करना है तो वहाँ पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, लोगों की सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मुझे प्रोक्योर करना है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम समझो मेरी मशीन्स का अपकीप मुझे करना है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उन सबका पेमेंट करना पड़ेगा। समझो सेल्स करते टाइम जो मेरे मार्केटिंग एजेंट्स है उनको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो सेल्स वो लोग मतलब कि गुड्स को बेचना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है क्या? नहीं। यहाँ पे मुझे सारे डिपार्टमेंट कलेक्टिवली, इंफॉर्मेशन मुझे बाकी डिपार्टमेंट की चाहिए तभी मैं काम कर सकता हूँ। हाँ नहीं। तो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर क्या बोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिजाइन, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम मैं बना सकता हूँ जिसके अंदर में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनके पास जो भी डेटा है, जो भी डेटा की उनको रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई भी डेटा उनको प्रोवाइड करना है, तो वो इजीली, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवेंशन, आसानी से वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और इंस्टेंट, विद इन टाइम, मतलब कि मुझे जो डेटा अभी लाइव डेटा मुझे मिलता है, समझो कि कौन से गुड्स की सेल हो रही है, ठीक है, वो मुझे लाइव पता चलता रहेगा। सेल्स वाले मुझे कंटिन्यूसली बताते रहेंगे हाँ तुमको ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं उस हिसाब से गुड्स को मैन्युफैक्चर करूंगा, मुझे बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते रहेंगे तो परचेज को वो पता रहेगा, ठीक है, तो कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बेसिस वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे ये सब ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, तो फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होगा कि हमें यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उतना पैसे का जुगाड़ करके रखे रहेगा। सिमिलरली लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, भाई रॉ मटेरियल परचेज हो रहे हैं तो उनको लेके आना पड़ेगा, तो उस हिसाब से गाड़ियों को इंतजाम करके रखेगा जहां से भी रॉ मटेरियल को लेके आना है। सिमिलरली गुड्स बिक रहे हैं तो जहां पे भी भेजना है कस्टमर के पास गुड्स, तो उसके लिए गाड़ियों का इंतजाम करके रखेगा।
तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, जो भी मेरा डेटा है, अगर रियल टाइम बेसिस पे सारे डिपार्टमेंट्स को मिलते रहेगा तो मेरा जो ऑपरेशन है स्मूथली चलते रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे वो कहीं पे भी अटक गए, मतलब कि डेटा शेयर करने में टाइम लग रहा है, तो उसको प्रोसेस करने में भी टाइम लगेगा। समझो क्या गुड्स बिक रहा है, मुझे आज का जो डेटा है समझो एक हफ्ते बाद पता चल रहा है, तो तब तक मैं एक हफ्ते तक क्या प्रोड्यूस करूं? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। समझो अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कोई रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है, लेकिन अब वो कितना खत्म हो गया है या फिर और कितने की रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज को पता ही नहीं है, तो वो उसको प्रोक्योर कर पाएगा क्या? नहीं। प्रोक्योर नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मेरी रुक जाएगी। तो इंस्टेंट यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जो डेटा जनरेट हो रहा है लाइव बेसिस पे, जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है जिसको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलते रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उस चीज के लिए ईआरपी काम आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिजाइन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, सो दैट एक्यूरेट और टाइमली डेटा, इंस्टेंटली मुझे डेटा वो मिलते रहे कंसर्न पर्सन को, जो भी उनके रिलेवेंट डेटा वो उनको मिलते रहे। ठीक है। तो रिसोर्स के अंदर चार टाइप के रिसोर्स होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन। अब ये जो रिसोर्सेज है, जहां पे भी उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टाइमली बेसिस पे मिलते रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो बिजनेस है वो हिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर में बेसिकली प्रॉब्लम्स आएगी। और थर्ड चीज क्या, थर्ड वर्ड क्या था, प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? अपन ने देखा इंटरप्राइज, इंटरप्राइज के अंदर के जितने भी रिसोर्सेज है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इफिशिएंटली यूज करना है। इफिशिएंटली जब यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, उसकी ग्रोथ होगी। कैसे इफिशिएंटली यूज करूं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, मतलब स्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या टास्क है कि कौन सा, मतलब कि मुझे कितना टारगेट है, मेरा कितने गुड्स को बेचना है, कितना मुझे प्रोडक्शन करने की जरूरत है, कितना बेसिक मुझे रॉ मटेरियल मेंटेन करके रखने की जरूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन मुझे अपनाने की जरूरत है, मुझे वो बताना पड़ेगा। तो बेसिकली प्लानिंग के थ्रू में क्या करता हूँ, मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट करके क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं तीनों चीज को जोड़ू, एंटरप्राइज, रिसोर्स, प्लानिंग। एक जो एंटरप्राइज है जिसके अंदर मल्टीपल अलग अलग रिसोर्सेज में यूज करता हूँ, जैसे मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, जो कि एक पर्टिकुलर गोल के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सब साथ में काम कर रहे हैं। अगर उनको मैं इफिशिएंटली यूज करना चाहता हूँ, किस चीज के लिए, जो मेरा गोल मुझे अचीव करना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा। और प्लानिंग में कैसे करूं, अगर मुझे प्लानिंग करने के लिए मुझे रियल टाइम बेसिस पे इफिशिएंट, एक्यूरेट, करेक्ट डेटा चाहिए मुझे, तो वो हेल्प मुझे करता है ईआरपी सिस्टम। ईआरपी का कंसेप्ट तुमको समझ में आया, इनोवर्ट वहां पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आया? हाँ नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आगे और समझेंगे। एक मिनट दो। आवाज आ रही है कि मुझे बताना, ठीक है? Planning, also called ERP, question is the आवाज आ रही थी? हाँ भैया। ठीक है। very basic question is why enterprise resource planning, also called ERP, is required. To answer, let's examine this typical business scenario. A client approaches the sales team to buy a particular product. The sales team approaches the inventory department to check the availability of the product. In this case, the product is out of stock. The sales team approaches the production planning department to manufacture the product. The production planning team checks with the inventory department for availability of raw material. If raw material is not available within the inventory, the production planning team buys the raw material from the vendors.
Then production planning forwards the raw materials to the shop floor execution for actual production. Once ready, the shop floor team forwards the goods to the sales team, who in turn deliver it to the client. The sales team updates the finance department with revenue generated by the sale of the product. The production planning team updates the finance department with payments to be made to different vendors for raw materials. All departments approach HR for any human resource related issue. That is the typical business process of any manufacturing company. Some key inferences one could derive from the scenario would be: a typical enterprise has many departments or business units. These departments or business units continuously communicate and exchange data with each other. The success of any organization lies in its effective communication and data exchange within these departments, as well as associated third parties such as vendors, outsources, and customers. Based on the manners in which communication and data exchange is managed, enterprise software systems can be broadly classified as decentralized systems or centralized systems, which are also called ERP. Let's look at decentralized systems first. In a company with a decentralized system of data management, data is maintained locally at the individual departments. Departments do not have access to information or data of other departments. To identify the problems arising from decentralized enterprise management systems, let's look at the same business process again. The customer approaches the sales team for a product, but this time he needs the product on an urgent basis. The sales team do not have real-time information access to the product's inventory. So they approach the inventory department to check the availability of the product. This process takes time and the customer chooses another vendor, leading to loss of revenue and customer dissatisfaction. Now suppose the product is out of stock and the sales team approaches the production planning team to manufacture the product for future use. The production planning team checks the availability of the raw materials required. Raw material information is separately stored by production planning as well as the inventory department. Thus, data maintenance cost goes up. A particular raw material required to manufacture the product is available in the inventory, but according to the database of the production planning team, the raw material is out of stock. So they go ahead and buy the raw material. Thus, material as well as inventory costs go up. Once the raw material is available, the shop floor department suddenly realizes they are short of workers. They approach the HR, who in turn hire temporary employees at higher than market rates. Thus, labor cost increases. The production planning department fails to update the finance department on the materials they have purchased. The finance department defaults the payment deadline set by the vendor, causing the company loss of its reputation and even embedding a possible legal action. These are just a few of the many problems with decentralized systems. अभी वो मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। हाँ, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे मेरे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे कि समझो कि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट जो वीडियो में बताया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट के बाद कस्टमर आया, ठीक है, उसको कोई चीज परचेज करनी थी, उन्हें इंक्वायरी किया। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर इंक्वायरी कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि वो गुड्स इन्वेंट्री में है कि नहीं है, वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो उसका वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, जो इन्वेंट्री मैनेज करता है, उससे पूछेगा कि ये जो गुड्स कस्टमर मांग रहा है ये अपने पास है कि नहीं है। तो समझिए यहाँ पे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि ये अपने पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो गुड्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्शन करने के लिए प्लान करना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे इसको प्रोडक्शन करना है। तो एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन प्लानिंग का, नाम से तुमको जैसे समझ में आ रहा है प्रोडक्शन प्लानिंग, कि मतलब कि कैसे कैसे गुड्स को कौन से शिफ्ट में कितना गुड बनाना है, किस तरीके से बनाना है, सब कुछ प्लान किया जाएगा। तो प्रोडक्शन प्लान करने के लिए अब अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज क्या, मशीन खाली होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है,
रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, वो भी कौन बताएगा? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। सिमिलरली लोग काम करने के लिए है कि नहीं फैक्ट्री में, ह्यूमन रिसोर्स। अगर इनमें से कोई भी चीज एक चीज नहीं है तो मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ क्या? मेरे पास अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो भी मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। समझो मेरी मशीन के अंदर में कुछ और प्रोडक्शन चल रहा है तो भी मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। समझो मशीन चलाने के लिए अगर मेरे पास लोग ही नहीं है तो भी मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग के पास ये डेटा है नहीं रियल टाइम बेसिस पे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको पता नहीं है, क्या लोग मेरे पास अवेलेबल है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, रॉ मटेरियल क्या क्या कौन से रॉ मटेरियल मेरे पास कितनी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन मंगाना पड़ेगा इन डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली टाइम जाएगा एक तरह से। और अगर यहाँ पे मेरा जो कस्टमर है, ठीक है, ये अर्जेंसी में है तो ये क्या होगा? ये तो चले जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या हुआ? अगर ये सिनेरियो में पकड़ू तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरे कस्टमर चले गए तो मेरा रेवेन्यू लॉस हो गया। रेवेन्यू हो तो कस्टमर वापस चले गया। लेकिन अभी मुझे जैसे यहाँ पे जो बताया, अभी डेटा मैनेज करने के दो तरीके थे। ये जो तरीका अपन ने देखा था ये क्या था? डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब कि सारे डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट मैनेजेस देयर इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स। मतलब कि जो डिपार्टमेंट है अपनी इंफॉर्मेशन खुद तक ही रखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? डिसेंट, ये जो अभी अपन ने ऊपर सिनेरियो समझा इसमें क्या हो रहा था कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो लोग अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपने रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो उनके डिपार्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, बाकी डिपार्टमेंट तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ? डिसेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मतलब मैनेज करने का तरीका। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट अपना अपना इन्फॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी पहले पहले जैसे होगा क्या, अगर सारे डिपार्टमेंट अपने अपने पास इन्फॉर्मेशन लगे रखेंगे तो कोई भी डिसीजन लेने में यहाँ पे डिले होने वाला है बेसिकली। जैसे यहाँ पे मैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला तुमको एग्जांपल दिया, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मेरे पास रॉ मटेरियल का डेटा नहीं है, ना ह्यूमन रिसोर्स का डेटा है, ना मशीन खाली है कि नहीं उसका डेटा है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्शन प्लानिंग स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। जब तक ये डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा मैं प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, प्लानिंग उसकी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो अगर ये डेटा प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास में रियल टाइम बेसिस पे दिखता, उसको अगर रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल रहता, समझो रॉ मटेरियल यहाँ पे किसी चीज की कमी है, तो तभी के तभी वो क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री को इंटीमेट कर देते कि हमको ये प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल कम है, परचेज को बोल के ऑर्डर कर। सिमिलरली यहाँ पे अगर रियल टाइम बेसिस पे दिखता है कि ह्यूमन रिसोर्स कम है तो वो डायरेक्टली बता देते कि हमको इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को हायर कर दो। ठीक है, हायर करने की रिक्वायरमेंट है, या अगर लोग अवेलेबल है तो हमको इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनको यहाँ पे भेजो। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या चीज प्रोडक्शन हो रहा है अगर मुझे वो पता रहेगा तो कब वो खाली होगा, कब मशीन खाली होगी, उसके हिसाब से नेक्स्ट प्रोडक्शन की साइकिल में कैसे जल्दी स्टार्ट कर सकता हूँ, किस चीज को मैं जल्दी बना सकता हूँ, वो मैं प्लानिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसमें बेसिकली डिले होगा मेरा पूरे प्रोसेस में। और यहाँ पे मेरा कस्टमर इतनी देर वेट करेगा क्या? अगर उसको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है तो नहीं वेट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो भी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स है जो भी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, तो रिलेवेंट जो भी डिपार्टमेंट को उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी यहाँ पे जब गुड्स बिक रहे हैं, सेल्स जब हो रही है, तो बेसिकली इन्वेंट्री में से स्टॉक कम होगा। समझे सर, यहाँ पे पहले 100 का स्टॉक था, सेल्स वाले ने 5 बेच दिया तो यहाँ पे 95 बचेगा। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको पता है कि हाँ हमने 100 गुड्स बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो 5 की सेल्स हुई है उसका इसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन्फॉर्मेशन में मतलब कि डिस्पैरिटी आ गई। इन्वेंट्री में 95 दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उनने भी बोला था हमने तो 100 बनाया था, 5 कहाँ गया? तो यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे अगर डेटा मेंटेन हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाला डेटा मेंटेन कर रहा है कि हाँ, मैंने इतने गुड्स को बनाया, सिमिलरली इन्वेंट्री वाला भी बता रहा है कि हाँ स्टॉक में भी कितने हैं। और अगर सेल्स का डेटा मैन्युफैक्चरिंग वाले को नहीं पता कि कितने गुड्स बिक चुके हैं, तो वो तो सोचेगा ना कि भाई ये 100 के 100 गुड्स अभी पड़े हुए हैं, मुझे इन गुड्स को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे अगर सेल्स हो रही है और इन्वेंट्री वाला यहाँ पे कम हो रहा है स्टॉक, ये इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग के पास आ सकती आ जाए, उसको पता रहे, तो वो भी मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि हाँ इसको गुड्स को बनाने की जरूरत पड़ सकती है।
तो यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिस्पैरिटी आई। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी की वजह से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो सकती है। सिमिलरली जो वीडियो में एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी है रॉ मटेरियल की, वो पता नहीं है प्रोडक्शन प्लानिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग भी खुद रॉ मटेरियल का एक अपना खुद का डेटा मेंटेन करता है। अज्यूम करें अपन रॉ मटेरियल का खुद का डेटा भी प्रोडक्शन प्लानिंग मेंटेन करता है, तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, कुछ यूनिट्स अवेलेबल, एक्स यूनिट्स अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री ने डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो स्टॉक मतलब की ट्रांसफर करती है। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग को लूप में रखे बिना वो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन प्लानिंग के पास नहीं आई, तो यहाँ पे तो स्टॉक मेरा कम हो गया रॉ मटेरियल का। प्रोडक्शन प्लानिंग सोच रहा है कि हाँ उसके पास तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग पूरी कर लेगा, लेकिन जब करने जाएगा तो रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, अभी वो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, डिले होगा, हाँ नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ, तो जब भी सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह पे डिसेंट्रलाइज फॉर्म में अपना अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग डेटा मैनेज बनना शुरू हो जाता है। लेकिन सेम डेटा अगर सेंट्रलाइज लेवल पे मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन डेटा अपडेट कर दे, जैसे कि यहाँ पे सेल्स का वो ट्रांजेक्शन मैंने अपडेट किया, वैसे ही वहां पे इन्वेंट्री कम हो जाएगी। इन्वेंट्री जैसे ही कम होगी, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले को भी दिखेगा कि हाँ स्टॉक की इन्वेंट्री कम हो गई है, इसको प्रोडक्शन करना अपन को पड़ सकता है, तो रियल टाइम बेसिस पे ये डेटा अपडेट होते रहेगा। लेकिन अगर ये सारे डेटा डिसेंट्रलाइज लेवल पे मेंटेन हो रहा है, सब डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिसीजन में डिले होगा, गलत डिसीजन हो सकते हैं, हाँ नहीं, हो सकते नहीं हो सकते, सुनना नहीं सुना यहाँ हाँ तक। हाँ तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आता है, और उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ईआरपी। ईआरपी में क्या होता है, रियल टाइम बेसिस पे सारा डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अपडेट होते रहता है, तो जो भी बाकी रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स है उनको जो भी रिलेवेंट डेटा चाहिए वो उनको रियल टाइम बेसिस पे मिलते रहता है। जैसे ही समझो यहाँ पे सेल्स का ट्रांजेक्शन में इनपुट करूंगा, वैसे ही लॉजिस्टिक वाले को पता चल जाएगा कि हाँ सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, मुझे उसको डिस्पैच करना पड़ेगा, तो डिस्पैच करना पड़ेगा तो मैं गाड़ी का इंतजाम करके रखता हूँ। जैसे सेल्स का होगा, इन्वेंट्री उसका कम होगा, इन्वेंट्री कम होगा तो प्रोडक्शन प्लानिंग वाले को पता चल जाएगा कि हाँ भाई अभी मुझे यहाँ पे और प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो रॉ मटेरियल चेक करते हैं अपन, लोग चेक करते हैं, ठीक है, मशीन कब खाली होने वाली वो सब चेक करते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले को जो मैंने अभी मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला बताएगा क्या चीज मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो किस तरीके से मैन्युफैक्चर करें वो भी अपना इनपुट देगा कि कौन से गुड्स को पहले बनाना चाहिए अपन को, ठीक है, कौन सा जल्दी बन सकती है, मशीन की कंडीशंस क्या है। सिमिलरली यहाँ पे हर जगह जो लोग चाहिए, अगर एचआर डिपार्टमेंट को पता रहेगा कि हाँ भाई प्रोडक्शन अभी करना पड़ सकता है अपन को, तो यहाँ पे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो वो उतने लोगों का इंतजाम करके रखेगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन है, कोई भी बिजनेस में जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सब कलेक्टिवली काम करते हैं, जैसे अपन स्टार्टिंग में समझा था। लेकिन अगर सब लोग अपना अपना काम करने लग जाए, तो परेशानी क्या आएगी कि वहां पे डेटा अलग अलग मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, डिले होना शुरू हो जाएगा प्रोसेसेस के अंदर में, और गलतियां होगी बेसिकली। समझो यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग वाले ने क्या किया, तो इसको इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल बेसिकली चाहिए था, इन्वेंट्री वाले के अपना खुद का डेटा मेंटेन था, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले का कुछ अलग मेंटेन था। ठीक है, इन्वेंट्री में पड़ा था, लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग वाला समझ रहा था कि रॉ मटेरियल कम हो गया, और उन्हें डायरेक्टली परचेज वाले को बोल दिया कि हाँ भाई इस गुड्स को प्रोक्योर कर लो, इस रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर लो। पहले से वो गुड्स मेरे वेयर हाउस में पड़े थे और गुड्स आ गए, तो यहाँ पे मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हुआ, क्योंकि दो अलग अलग जगह पे इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही थी, दो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना खुद का डेटा मेंटेन करे जा रहे थे। लेकिन अगर सेम चीज रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती रहती, तो ये परेशानी नहीं आती। तो उसको उससे रिजॉल्व करने के लिए, उससे बचने के लिए अपन क्या यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ईआरपी। ठीक है, तो यहाँ पे से एक बार रीड करते हैं एकदम, 2 मिनट में तुम्हारा 9:30 हो गया, मेरे को दिख गया है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इन सम एंटरप्राइजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, जैसे पेपर ने देखा। So the information that is produced by each department may be available only to the top management of the department and it is not available to other departments. जैसे यहाँ पे समझो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, अगर वो लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सब लोग अपना अपना काम खुद करते हैं, ठीक है, बाकियों से सिनर्जी के साथ बाकियों से बातचीत करके काम नहीं करते, तो यहाँ पे क्या होगा, उस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लोगों को पता चलेगी, बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को पता नहीं चलेगी। इन फिगर 6.2 क्या है, 6.2 जैसे यहाँ पे एक उन्होंने ऐसे इमेज बना दिया कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर यहाँ पे 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ये सब अपने अपने कमरे में बैठे रहते हैं, कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, अपना अपना काम कर रहे हैं।
यहाँ पे सब लोग अपना अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो लेकिन इससे क्या होगा, डेटा मिसमैनेजमेंट होगा, डेटा के अंदर गलतियां आ सकती है, क्या ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है उनको पता नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली इन फिगर 6.2 देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। द ईआरपी सिस्टम ऑफर इंटीग्रेट्स, मतलब कि जोड़ता है, इंटीग्रेट्स अकाउंट्स पेएबल, स्टॉक कंट्रोल मतलब कि अपना इन्वेंट्री, ऑर्डर मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब क्या सेल्स, कस्टमर डेटाबेस इनटू वन सिस्टम। जैसे यहाँ पे एक तुमको नीचे इमेज दिखेगी, यहाँ पे मेरा एक सेंट्रल डेटाबेस है, उससे प्रोडक्शन प्लानिंग भी जुड़ा हुआ है, उससे फाइनेंस भी जुड़ा हुआ है, उससे मार्केटिंग भी जुड़ा हुआ है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ है, एचआर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन सिस्टम से सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, और अगर सारे लोग उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो सभी के पास लाइव इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। फॉर बेटर बेनिफिट एंड इफिशियंसी each department must know what the other departments are doing। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना है तो बाकी डिपार्टमेंट्स क्या चल कर रहे हैं, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि साथ में लोग रिजोल्व कर सके, साथ में प्लान करके चीजों को आगे बढ़ा सके। जो अपन ने देखा ईआरपी में क्या हो रहा है, प्लानिंग में मैनेजर मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स साथ में बैठ के प्लान करते हैं कि कैसे फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाए, इंप्रूव किया जाए। An enterprise can be considered as a system and all its departments as its subsystem। जैसे अपन ने यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में देखा था कि एक एंटरप्राइज को सिंगल एंटिटी समझे, एक सिस्टम समझे, और उसके डिवाइडेड रहती है अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स में। वैसे यहाँ पे ईआरपी में उसको अपन कैसे समझ सकते हैं, अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स में सब सिस्टम्स में डिवाइडेड है। इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर एंटरप्राइज कैन बी स्टोर्ड इन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में सारा डेटा स्टोर रहेगा, एंड इट इज मेड अवेलेबल टू ऑल डिपार्टमेंट्स एज कैन बी सीन इन फिगर 6.3। जैसे यहाँ पे भी मैं तुमको बताया, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा स्टोर रहेगा और सारे डिपार्टमेंट्स वाले जो लोग हैं उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Conceptually, ERP replaces the old standalone computer system in each area of an enterprise, such as finance, human resource, manufacturing, sales, etc। इसका मतलब क्या है, अभी जैसे तुमको मैं एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि समझो, अच्छा तुम लोगों ने कभी गूगल ड्राइव से फोटो शेयर करी है? हाँ नहीं नहीं। अच्छा समझो एग्जांपल व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे कि समझो सबके फोन में अपनी अपनी फोटोज है, ठीक है। अब वो जो फोटोज है सबके अपने अपने फोन में, कोई उसको एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करूँ तो सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट का जो रिलेटेड काम है सब उनके पास ही अवेलेबल रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर सभी लोग अपनी अपनी फोटोज को अपडेट करते डाल दे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रियल टाइम बेसिस पे बाकी जितने भी लोग मेंबर्स है ग्रुप के उनकी वजह फोटोज पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे एक ग्रुप क्या कर रहा है, सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। तो वैसे यहाँ पर ईआरपी क्या कर रहा है, जो इंडिविजुअल सबके डिवाइसेस है उसको हटा के एक ग्रुप की जैसा काम कर रहा है कि सारा डिपार्टमेंट एक कॉमन लिंक से जुड़ जाए और सभी का डेटा सेंट्रलाइज लोकेशन में जाके स्टोर हो। तो यहाँ पे कौन कौन जुड़ रहा है, जैसे बता रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मेरे कंपनीज के अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सब जुड़ रहे हैं विद अ सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट्स वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स। अब ये क्या होता है ये अपन कल समझेंगे, मतलब कि यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या अलग अलग चीजें होती है वो अपन कल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये एक बार अपन कल रीड कर लेंगे। यहाँ तक मेन क्या था बेसिकली कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सभी लोग अपना डेटा अलग अलग मैनेज कर रहे हैं, अलग अलग उसको अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रियल टाइम बेसिस पे सबके पास शेयर करने की रिक्वायरमेंट है। और वो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर को यूज करके, एक सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज करके उस इन्फॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस में शेयर कर। समझ में आया ईआरपी कैसे सेंट्रलाइज्ड है और जो पहले वाला था वो कैसा डिसेंट्रलाइज्ड है? हाँ नहीं, सो गए की जगह में हो? समझिए बिल्कुल। समझ गए? आज अभी थोड़ा कंसेप्ट ये इजी था, कल से थोड़ा सा दिमाग घूमने वाली चीजें शुरू होने वाली है। हम लोग कल मॉर्निंग भैया, में। हाँ बोले श्री। ये जो कंसेप्चुअली वाली लाइन है वो मुझे कंफ्यूजिंग लगी रीड करने के बाद। कौन सी कौन सी? कंसेप्चुअली ईआरपी रिप्लेसेस द ओल्ड स्टैंडअलोन। वो क्या बोलना चाह रहा है? अभी यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। अभी वहां पे वो लोग डेटा जो मेंटेन कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग के भी, तुम लोग कोई फोटोज क्लिक करते हो तो सिर्फ तुम्हारे फोन के अंदर में रहती है वो,
किसी और के पास अवेलेबल रहती है क्या? नहीं रहती है। लेकिन जब ये सेम जो डिवाइसेज है, डिपार्टमेंट्स है, एक सेंट्रलाइज्ड ईआरपी से जुड़ जाएगी, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएगी, तो उसमें क्या होगा, रियल टाइम बेसिस पे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, एक सर्वर में जाके स्टोर होगा, क्लाउड के अंदर जाके स्टोर होगा। जैसे तुमको मैं एग्जांपल दिया, जैसे गूगल ड्राइव का जो तुमको मैं एग्जांपल देना चाह रहा था पहले, उसमें क्या होगा, तुम लोग अगर समझो अपने जितनी भी फोटोज है, अगर उसको गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर दोगे, तो उससे क्या होगा, जितने लोगों के पास वो लिंक होगी, ऑटोमेटिकली वो फोटो एक्सेस कर पाएंगे। वो फोटोज तेरे फोन में है क्या? फोन में रखने की भी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि वो सब डेटा क्या है, गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर है। समझ ले एग्जांपल के तौर पे, तूने कभी फोन बदली होगी, तो तेरा व्हाट्सएप का जो डेटा है वो फोन के अंदर आ जाता है। हाँ, आ जाता है, कैसे आता है? तुम्हें वहां बैकअप से से। गूगल ड्राइव से देखो उसको एक्सेस करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, तो फोन से उसको मैन्युअली शेयर करती है क्या? नहीं। गूगल ड्राइव की वहां पे गूगल ड्राइव में तेरा डेटा का ऑटोमेटिकली बैकअप चलते रहता है। बैकअप मतलब क्या, तेरे मोबाइल के अंदर वो डेटा स्टोर नहीं है, क्लाउड में, सर्वर में, जो अपने सर्वर समझा था, वेब सर्वर, उसके अंदर जाके पूरा डेटा स्टोर होता है, उसके अंदर जाके डेटा स्टोर हो रहा है और सभी लोगों के पास वो रियल टाइम बेसिस पे शेयर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा को मेरे फोन में मेंटेन नहीं भी करूं, मेरे कंप्यूटर पे मेंटेन नहीं भी करूं, तो चल जाएगा। समझो तुम्हारी जो फोटोज है, तुम्हारे गूगल ड्राइव पे स्टोर हो गई है, ठीक है, तुम्हारे फोन से उसको मैं डिलीट भी कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तुम उसको एक्सेस कर सकते हो गूगल ड्राइव में जाके अपने। हाँ नहीं। हाँ, हाँ, तो यही, तो वो जो लाइन बोल रही है कि कंसेप्चुअली ईआरपी रिप्लेसेस द ओल्ड स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि अभी इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट्स है, उनके जो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है, अगर मैं उनको हटा भी दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डेटा है सब क्लाउड में जाके स्टोर हो रहा है, एक सर्वर में जाके स्टोर हो रहा है, सब लोग उसको अपने अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अपने अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, मैनुअली मेरे को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो डेटा है लाइव सिंक हो रहा है सर्वर के ऊपर में, मैं कोई भी कंप्यूटर में जाके कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। आया कुछ क्लैरिटी आई? हाँ, समझ गया। बाकी लोग बताओ, और कुछ डाउट है?